ये जो टेबल है ये आपको याद रखना अच्छे से, है ना। अगर आप इस तरह से अपने एग्जाम में टेबल बना के आओगे तो आपको और श्योर अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। तो आज हम गुण चैप्टर की बात करेंगे, है ना, द्रव्य गुण के हमारे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से। देखो जो आपका द्रव्य गुण का पेपर 1 है ना, ये टोटली हमारा थ्योरेटिकल बेस है ना, चीजें आपको याद रखनी है जिससे आप पेपर में अपने इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। जरूरी यही है कि आपके पास इसके नोट्स प्रेजेंट हो, है ना, अच्छे से आपने खुद अपने हाथों से लिखे नोट्स हो आपके पास, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने से आसानी होगी। ठीक है, बुक से पढ़ने जाओगे तो बहुत लेंथी होगा, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी हैं उसमें आपको, तो वो चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इस पेपर में बेसिकली ना जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है ना, क्योंकि पेपर 1 में तो आप देखिए सारे टॉपिक इजी हैं। पेपर 2 है उसमें हम बात कर सकते हैं ना कि चीजें आपको समझनी है, याद रखनी है, थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है द्रव्य गुण, तो उसमें हम देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं हमारी गुण चैप्टर की, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी निरुक्ति क्या बताई है। तो गुण अमंत्र ने धातु से जो हमारा गुण शब्द है वो बना है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया कि गुण्यते अमंत्रते लोक अनेन इति गुण, है ना, जिसका अर्थ क्या है कि जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम गुण कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लक्षण की, तो उन्होंने क्या बताया कि संवाई तू निश्चेष्ट कारणम गुण, है ना। इसकी जो श्लोक है इसकी रेफरेंस है हमारा फर्स्ट चैप्टर का 51 श्लोक। तो इसमें क्या बताया कि जो संवाई संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, कर्म रहित हो तथा कर्म के प्रति असंवाई कारण हो, वह हमारा गुण कहलाता है। हमने जो हमारा द्रव्य चैप्टर था उसमें पढ़ा भी था कि जब हम गुण प्लस कर्म को मिलाते हैं तो जब उनका समवायी संबंध होता है तो उससे हमारे द्रव्य की उत्पत्ति होती है। तो वही यहाँ पे बताया आपको। उसके बाद अगेन ये जो हमारे गुण का वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन है आपको याद रखनी है अच्छे से, है ना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए गुण का तो आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको अच्छे से याद करनी है और वहां पे अच्छे से बना के आनी है। ठीक है, चाहे चरक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे हम। तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा गुण है उसकी संख्या उन्होंने 41 बताई है, जिसमें जो हमारे गुणवादी गुण है उसकी संख्या 20 है, परादी गुण है उनकी संख्या 10 है, विशिष्ट या फिर जिसे हम सार्थ गुण कहते हैं उसकी संख्या 5 है, और जो हमारे आध्यात्मिक गुण है उसकी संख्या 6 है। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग आपको अच्छे से याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है। स्पेशली जो हमारे परादी गुण है ना, ये तो बहुत बार पूछा जाएगा आपको सेकेंड ईयर में। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो हमारे गुणवादी गुण है ना, जिनकी संख्या 20 है, ये कौन कौन से गुण होते हैं। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पेयरिंग में, अगर आप इसे इस तरह से पेयरिंग में याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर आप सिंगल सिंगल याद करने जाओगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से पेयरिंग में याद रखना है। तो वो गुणवादी गुण कौन से हैं। गुरु लघु, शीतोष्ण, स्निग्ध रूक्ष, मंद तीक्ष्ण, स्थिर सर, मृदु कठिन, पिच्छिल विशद, सलक्षण कर, सूक्ष्म स्थूल, सांद्र और द्रव, ये हमारे गुणवादी गुण है। उसके बाद अगर हम बात करें परादी गुण की, है ना, जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है, इसकी संख्या 10 है। और ये हमारे कौन से हैं। परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, ऋतकत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास, तो ये हमारे परादी गुण है। ठीक है, उसके बाद है हमारे विशिष्ट या फिर जिससे हम सार्थ गुण बोलते हैं, है ना, इसकी संख्या 5 है। वही जो हमारे इंद्रियार्थ हमने पढ़े थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा। उसके बाद आध्यात्मिक गुण जिसकी संख्या आचार्यों ने 6 बताई है। तो इसमें क्या है, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, पर्यटन, तो ये हमारे आध्यात्मिक गुण है ना। अब आगे हम ये जो हमारे सारे गुण है इसको एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा गुणवादी गुण है, इसकी जो संख्या हमारी आचार्यों ने बताई है वो 20 बताई है। उसके बाद क्या बताया कि चरक संहिता, अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय में इनकी गणना समान बताई है ना। यहाँ पे आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में वैशेषिक दर्शन के अनुसार, भाव प्रकाश के अनुसार, बट जो आपका द्रव्य गुण है उसमें जो मेजरली है वो हमारा चरक संहिता ही है। तो वो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारी चरक संहिता है उन्हें जो हमारे गुणवादी गुण है उनकी संख्या 20 बताई है। ठीक है, और भी चीजें हैं हम एक बार पढ़ लेते हैं, ये भी पूछा जाता है कि भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो ये भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सुश्रुत और भाव प्रकाश का।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, मृदु तीक्ष्ण, मंद सर, सुगंध दुर्गंध, विशद पिच्छिल, सलक्षण कर्कश, आशुकारी सूक्ष्म और सांद्र और द्रव। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है कि अगर हम इसका चरक से कंपैरिजन करें तो इन्होंने एक तो सुगंध और दुर्गंध अलग बताया है, एक उन्होंने कर्कश शब्द अलग बताया है, और एक उन्होंने आशुकारी और सूक्ष्म जो शब्द है वो अलग बताया है। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें भाव प्रकाश की, तो उन्होंने क्या बताया है, गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, आशु मंद, स्थिर सर, मृदु कर्कश, विशद पिच्छिल, लक्षण तीक्ष्ण, स्थूल सूक्ष्म और द्रव और शुष्क। ठीक है, अगर हम इसका भी कंपैरिजन करें हमारे चरक और शुष्क से, तो इन्होंने एक जो शुष्क शब्द है ये सबसे अलग बताया है, और एक इन्होंने जो हमारा आशु शब्द है ये भी हमारा बाकी चारों से अलग बताया है। तो ये आपको जस्ट याद रखना है। उसके बाद एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है जो मैंने बताया था आपको, एक बार ये भी आप पढ़ सकते हो, है ना। एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे वैशेषिक दर्शन है उनके अकॉर्डिंग जो हमारे गुण की संख्या है वो 24 है। उसके बाद जो हमारे न्याय दर्शन है उनके अकॉर्डिंग भी जो हमारी गुणों की संख्या वो 24 है। और लास्ट में जो हमारे आचार्य चरक है ना, जो जिसका हमने इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारे गुणों की संख्या है वो हमारी 41 है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो हमारा गुरुवादी गुण है ना, अगर आपको ये जो हमारे इकट्ठे जो सारे गुरुवादी गुण दिए गए हैं अगर आपको याद नहीं होते तो आप यहाँ पे जो श्लोक है लिखा है ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ श्लोक को। तो यहाँ पे क्या बताया कि गुरुवाद्य अस्तु गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, मंद तीक्ष्ण, स्थिर सर मृदु, कठिन विशद, पिच्छिल लक्षण, खर स्थूल सांद्र, द्रवा विंचति। ठीक है, इसकी जो रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगी हमारे चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर का 49वां श्लोक। सो इसमें यही बताया कि जो हमारे गुरुवादी गुण है जिसे हम शारीर गुण भी कहते हैं, इसकी संख्या 20 बताई गई है ना। ये जो हमारा शारीर गुण है ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप शरीर गुण को एक्सप्लेन करें, है ना। वो गुरुवादी गुण की जगह ये भी लिख सकते हैं कि आप शरीर गुण को एक्सप्लेन करें, तो ये भी आपको वर्ड अच्छे से याद रखना है ना। उसके बाद ये नाम है जो हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। हाँ, अब ये है जो टेबल है ये आपको याद रखना है अच्छे से। हाँ, ये जो टेबल है ये आपको याद रखना अच्छे से, है ना। अगर आप इस तरह से अपने एग्जाम में टेबल बना के आओगे तो आपको और श्योर अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे, इनका जो इंग्लिश नेम है, इनकी डेफिनेशन, इनके कर्म ऑन दोष धातु मल, इनकी एग्जाम्पल, और जो इनका विशेषता, इनका अप्लाइड एस्पेक्ट है, और लास्ट में इनका भौतिक संगठन, है ना। ये सारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा गुरु गुण है इसको हम इंग्लिश में हैवीनेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस गुण से शरीर में बृहन्नता उत्पन्न हो उसे हम गुरु गुण कहते हैं। उसके बाद इसका कर्म क्या है, सबसे पहले जो हमारा गुरु गुण होता है ये हमारा वातर और कफ वर्धक होता है ना। ये शरीर में बृहन्नता, बल्य, मलवर्धन एवं विरेचन का कार्य करता है, और इसे चिरपाकी कहते हैं। हाँ, चिरपाकी का अर्थ क्या होता है कि जो देर से पचने वाला हो उसे हम चिरपाकी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, मांस, आरगवद, शतावरी, गेहूं, महिष दुग्ध, तो ये हमारी गुरु गुण की एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, तो ये हमारा यूजफुल है इन वात व्याधि, है ना, अपतर्पण जन्य व्याधियों में शरीर का बल बढ़ाने हेतु, जिसमें हम गुरु गुण यूज करते हैं, है ना। बेसिकली जब हम कोई कृषि व्यक्ति हो उसमें बृहन्नता लानी हो तो उसमें हम जो हमारा गुरु गुण के द्रव्य हैं वो हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसके भौतिक संगठन की, यानी कि इसमें कौन से महाभूत इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पृथ्वी और जल महाभूत। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे लघु गुण की, तो इसको इंग्लिश में हम लाइट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो इस गुण से शरीर में लघुता उत्पन्न हो तो उसे हम लघु गुण कहते हैं। उसके बाद इसका कर्म क्या है, तो ये हमारा वात वर्धक और कफ हर होता है ना। ये धातुशय, मलशय, लंघन, लेखन, रोपण और शीघ्र पाकी हमारा इसके जो कर्म है वो होते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, दाढ़ी जिसे हम अनार बोलते हैं, तक्र जिसे हम लस्सी बोलते हैं, और शाली चावल ना, यानी कि जो हमारा
60 दिन पुराना चावल होता है। ये हमारे लघु गुण के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, तो ये हमारा यूजफुल है इन कफज रोग, है ना, संतर्पण जन्य व्याधियों में, है ना, जहाँ भी कभी आपको मंद अग्नि की अवस्था दिखे, है ना, जो हमारे दोष और धातुएं बढ़ी हुई हैं, जहाँ पे उनको कम करना हो, तो वहां पे हम हमारा लघु गुण के द्रव्य हैं वो हम यूज करेंगे। उसके बाद इसका भौतिक संगठन क्या है, तो इसका भौतिक संगठन है अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे शीत गुण की, तो शीत गुण जिसका इंग्लिश नेम कोल्ड है ना, जिस गुण से शरीर में स्तंभन कार्य उत्पन्न हो उसे हम शीत गुण कहते हैं। उसके बाद इसका कर्म क्या है, तो ये हमारा पित्तहर, वात कफ वर्धक होता है ना, ये धातु वर्धक भी होता है और रक्त स्तंभन कार्य भी करता है। उसके बाद ये मूत्र, स्वेद और पुरीश का भी स्तंभन करता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे उशीर, मंजिष्ठा, चंदन, कमल और नारिकेल, है ना, ये हमारे शीत गुण के एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है ना, इजी है कि इसे हम पित्तज रोग में यूज करेंगे, जहां भी हमें पित्तज व्याधियां दिखेंगी तो उसमें हम यूज करेंगे। और मोर ओवर ये जो हमारी अनकॉन्शियसनेस है उसको भी रिमूव करता है, जिसे हम मूर्छा बोलते हैं ना, ये मूर्छा और दाग को भी रिमूव करता है हमारा शीत गुण। उसके बाद इसमें जल और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, है ना, तो ये इसका भौतिक संगठन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें उष्ण गुण की, है ना, तो यहाँ पे जो इसका इंग्लिश नेम है वो हमारा हॉट है। और इसका अर्थ क्या है कि जिस गुण से शरीर में स्वेदन कार्य उत्पन्न हो उसे हम उष्ण गुण कहते हैं। उसके बाद ये पित्तवर्धन, वात कफहर, धातुशय, रक्तस्राव प्रवर्तन है, और ये स्वेद एवं विष का प्रवर्तन और पाचन का कार्य करता है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो इसकी एग्जाम्पल है चित्रक, भल्लातक, भरिच और शुंठी, ये आपके एग्जाम्पल है। उसके बाद ये हमारा यूज होता है वात कफ घन रोग में, जहां भी हमें वात और कफ का नाश करना हो तो वहां पे हम उष्ण गुण के जो द्रव्य हैं वो यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा कि ज्वर में स्वेद उत्पत्ति के लिए, दीपन पाचन कर्म के लिए, है ना, जो हम त्रिकटु यूज करते हैं वो हमारा उष्ण गुण द्रव्य ही होता है। उसके बाद इसमें अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे स्निग्ध गुण की, है ना, तो इसका अर्थ होता है अनक्यूटियस ऑयली। जो हमारा स्निग्ध गुण होता है ये हमारा अनक्यूटियस ऑयली फैट होता है। इसमें क्या बताया कि जिस गुण से शरीर में क्लेदता, है ना, जो गीलापन उत्पन्न हो उसे हम स्निग्ध गुण कहते हैं। ये हमारा वातहर कफ वर्धन होता है, यानी कि वात का नाश करता है और कफ का वर्धन करता है ना। धातु बल वर्ण का वर्धन करता है और हमारा मल का भी परिवर्तन होता है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल है एरंड, देवदारू, मंजिष्ठा, घृत तेल, वसा, तिल और मज्जा, ये हमारे स्निग्ध गुण की एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है कि ये हमारा नेसेसरी है स्नेहन कर्म के लिए, है ना, ये हमारा रूक्षता जन्य व्याधियों में भी यूज होता है, जहां भी हमें वात बढ़ा हुआ दिखता है ना, बेसिकली हम पंचकर्मा में भी यूज करते हैं कि जहां भी हमें रूक्षता दिखती है तो वहां पे हम स्निग्ध गुण के जो हमारे द्रव्य हैं वो यूज करते हैं, है ना। उसके बाद इसमें जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। ठीक है। अगर हम बात करें रुक्ष गुण की, तो ये हमारा ड्राइनेस, है ना, अनक्यूटियस जो रफ जगह होती है उससे हम रुक्ष बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जिस गुण से शरीर में भाप पदार्थों का शोषण होता है तो उसे हम रुक्ष गुण कहते हैं, है ना। तो ये हमारा कफहर वात कारक, यानी कि कफ का नाश करता है और वात को बढ़ाता है, और ये हमारा धातुशय और मल शोषक होता है ना। इसकी एग्जांपल्स हैं अपामार्क, विडंग, बाजरा, गोमूत्र, मधु, आसव और अरिष्ट, ये हमारे रुक्ष गुण की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये हमारा यूजफुल होता है इन स्तंभन कर्म, है ना, जहाँ पे हम स्निग्धता जन्य जो व्याधियां होती हैं उसमें हम रुक्ष गुण को यूज करते हैं, है ना। याद रखना कि जहाँ पे रुक्षता आएगी तो उसमें हम स्निग्ध गुण यूज करेंगे, और जहाँ पे स्निग्धता आएगी उसमें हम रुक्ष गुण यूज करेंगे। यानी रुक्षता का नाश करने के लिए हम स्निग्ध गुण यूज करेंगे और स्निग्धता का नाश करने के लिए हम रुक्ष गुण को यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें वायु, अग्नि और पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंस होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे मंद गुण की, तो ये हमारा माइल्ड और डल होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो गुण देरी से कार्य करे, है ना, तथा जिसमें विषम दोषों को शमन करने की शक्ति हो उसे हम मंद गुण कहते हैं।
उसके बाद ये हमारा पित्तहर, कफ वर्धन, धातु वृद्धि कर, चिरकारी और हमारा ये प्रीहन करने वाला होता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये हमारा गुडूची, अतिविषा, वत्सनाभ और जो अहीफेन है ये हमारा इसकी एग्जांपल बताई गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट की, तो ये हमारा वमन अतिसार की अवस्था में है ना, मंद गुण धातु की वृद्धि करने में, ये जो है ना, जो हमारी डाइजेशन है उसको डिक्रीज करने के लिए जो हमारा मंद गुण है ये यूज किया जाता है। इसमें हमारे बेसिकली पृथ्वी और जल महाभूत की डोमिनेंस रहती है। अगर हम बात करें तीक्ष्ण गुण की, तो ये हमारा शार्प होता है। इसमें क्या बताया कि जिस गुण के कारण शोधन कर्म होता है उसे हम तीक्ष्ण गुण कहते हैं। ये हमारा पित्तवर्धन और वात कफ हर, यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला और वात और कफ को नाश करने वाला होता है। धातु क्षय कर, धातुओं का भी क्षय करता है। लेखन दाहकर और शोधन जो इसके कर्म है वो बताए गए हैं। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें हमारा पिपली, भल्लातक, मरीच और जयपाल है, ये हमारी तीक्ष्ण गुण की एग्जाम्पल है। और ये हमारा यूजफुल होता है इन शोधन, है ना। उसमें भी हम पांडु रोग में जो हमारा तीक्ष्ण गुण है उसमें हम जो युक्त है ना वमन विरेचन कराते हैं इन सारे द्रव्यों से, है ना, तो ये हमारा उसमें यूज होता है। उसके बाद इसमें अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्थिर गुण की, तो ये हमारा स्टेबल और इमूवेबल होता है। इसमें क्या बताया कि जिस गुण से धातुओं में स्थिरता उत्पन्न हो तो वो हमारा स्थिर गुण है। ये हमारा वातहर, कफ वर्धन होता है, धातु वर्धक होता है और ये हमारा बल्य भी होता है। इसके एग्जांपल्स हैं खदिर, बबूल और केला, ये हमारे स्थिर गुण की एग्जांपल हैं। ये हमारा यूज होता है इन स्तंभन, यानी कि जब भी हमें मूवमेंट्स को डिक्रीज करना होता है ना, तो उसमें हम स्थिर गुण यूज करते हैं और ये शुक्र स्तंभन के रूप में स्थिर गुण द्रव्यों में प्रयोग होता है। और इसमें जो हमारा पृथ्वी महाभूत है इसकी प्रधानता रहती है। नेक्स्ट है हमारा सरगुण, तो इसे हम अनस्टेबल और मूवेबल कहते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जो धातु क्षीण कर स्थिरता का नाश करता है उसे हम सरगुण कहते हैं। इसमें जो हमारा वात दोष है ना, जो हमारा वात दोष है वो बढ़ता है ना, ये धातुओं को क्षय करता है। लेखन अनुलोमन, यानी कि जो हमारा मल का परिवर्तन करने वाला, ये हमारा सरगुण होता है। इसकी एग्जांपल है हरितकी और त्रिवृत, है ना। तो इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है कि इट हेल्प्स इन अनुलोमन, उदावर्त में इसका उपयोग होता है। इसमें जो हमारा जल और वायु महाभूत है उसकी प्रधानता रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मृदु गुण, जिसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जिस गुण से शरीर में कोमलता या फिर शिथिलता उत्पन्न हो उसे हम मृदु गुण कहते हैं। तो ये हमारा कफवर्धन, वात पित्तहर, धातु शैथिल्य कर, मल को ढीला करने वाला होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं गोधूम, यष्टि मधु, घृत तेल, वसा और मज्जा, ये हमारी मृदु गुण की एग्जांपल है। और ये हमारा यूज होता है इन रफनेस एंड हार्डनेस ऑफ स्टेन, डिक्रीजेस बर्निंग सेंसेशन एंड डिक्रीजेस डिस्चार्ज, मांस धातु की कठिनता को नष्ट करने वाला ये जो हमारा मृदु गुण है ये हमारा होता है। उसके बाद इसमें जल और आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। लास्ट में जो हमारा कठिन गुण है इसकी एग्जांपल क्या है, तो ये हमारा हार्ड होता है ना, यानी कि जिस गुण से शरीर में दृढ़ता उत्पन्न हो उसे हम कठिन गुण बोलते हैं। ये हमारा वातवर्धन, धातु दृढ़कर, बल्य और ये हमारा मल शोषण करने वाला होता है ना। इसकी एग्जांपल है प्रवाल और मुक्ता, और ये हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है धातुओं को, धातुओं से हमारी बॉडी को। मांस वृद्धि की अवस्था में कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो हमारा पृथ्वी महाभूत है इसकी डोमिनेंस रहती है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे विशद गुण की, तो ये हमारा क्लीन, क्लियर, नॉन स्लिमी होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस गुण के कारण शरीर में निर्मलता या स्वच्छता उत्पन्न हो उसे हम विशद गुण कहते हैं। इसका कर्म क्या है, तो ये हमारा वात वर्धन, कफहर, धातु लेखन और व्रण रोपक, यानी कि जो हमारा हीलिंग करने वाला ये जो हमारा विशद गुण है ये होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें हमें निम्ब, गुगुल और मध्य हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। और ये हमारा यूज होता है इन बर्न, प्रमेय व्याधि में उत्तम, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज क्लीथ, है ना।
तो ये क्लेद को नाश करने वाला होता है, इसलिए ये प्रमेय व्याधि में यूज होता है। उसके बाद इसमें हमारे पृथ्वी, वायु और अग्नि और आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें पिच्छिल गुण की, तो इसका अर्थ है स्लाइमी, और जो शरीर में जाकर लेपन करे, अवयवों को संयोजित करे एवं शरीर में गौरवता उत्पन्न करे, उसे हम पिच्छिल गुण कहते हैं। ये हमारा वातहर, कफ वर्धन, धातु वृद्धि, लेपन और ये हमारा बल्य कारक होता है। इसके एग्जाम्पल है शालमली, ईसाबगोल और गुगुल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और ये हमारा यूजफुल है इन भगन काश्चर्य की अवस्था में। संधान कर्म होने पर पिच्छिल द्रव्यों का प्रयोग भगन संधान में किया जाता है, तो इसका अप्लाइड एस्पेक्ट है। और इसमें जो हमारा जल महाभूत है इसकी प्रधानता रहती है। अगर हम बात करें लक्षण गुण की, तो ये हमारा स्मूथ और पॉलिश्ड होता है ना, यानी कि जिस गुण के कारण शरीर में रोपण का कार्य हो उसे हम लक्षण गुण कहते हैं। ये हमारा कफ वर्धन, वातहर, धातु वर्धक, रोपण, बल्य और मल प्रवर्तन होता है। उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारे विक्रांत, प्रवाल, अब्रक और यष्टि मधु। ये हमारा यूजफुल होता है इन हीलिंग ऑफ अल्सर में, है ना। उस कंडीशन में हम लक्षण गुण की जो मेडिसिन हैं वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसमें हमारी आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें खर गुण की, तो ये हमारा रफ होता है, यानी कि जिस से लेखन कर्म हो वो हमारा खर गुण है ना। ये हमारा वातवर्धन, धातुशय, लेखन और ये हमारा मल शोषण होता है। इसके एग्जाम्पल यव और करंज है, और ये हमारा स्थूल्य में यूजफुल होता है, और इसमें जो हमारे वायु और पृथ्वी वाहक होता है इसकी प्रधानता रहती है। उसके बाद जो हमारा सूक्ष्म गुण है ना, यानी कि जो शरीर के सभी स्तोत्रसों में प्रवेश करे उसे हम सूक्ष्म गुण कहते हैं, है ना। इसकी एग्जाम्पल है हमारी मेध्य, मधु, पारद और मध्य, है ना। अगर हम बात करें इसके कर्म की, तो वो हमारा वातवर्धन, कफहर, धातुशय और मलशय होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की, तो ये हमारा वमन कर्म में यूज होता है, और इसमें अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। अगर हम बात करें स्थूल गुण की, तो ये हमारा ग्रॉस, बल्क और हैवी होता है ना, यानी कि जो स्तोत्रसों में अवरोध को उत्पन्न करे तो वो हमारा स्थूल गुण होता है। उसके बाद ये हमारा वातहर, कफ वर्धन और धातु वर्धन होता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे दही और श्रीखंड, है ना। ये हमारा एक्ट करता है एज ए ब्रीहन, है ना, कृष्णता जन्य व्याधियों में, है ना। जो हमारा कृष व्यक्ति है उसको स्थूल बनाने के लिए जो हम स्थूल गुण के जो द्रव्य हैं वो यूज करते हैं, यानी कि उनमें पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंस होनी चाहिए उन मेडिसिन में। उसके बाद है हमारा सांद्र गुण, जिसे हम सॉलिड, कॉम्पैक्ट और डेंस कहते हैं ना, जो शरीर में प्रसादन का कार्य करे वो हमारा सांद्र गुण है ना। ये हमारा वातहर, कफ वर्धन, प्रसादन और धातु वर्धन होता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे दही और मक्खन है। ये हमारा इंप्रूव करता है वेट को, है ना, यानी कि कृष व्यक्तियों का उपचार करने के लिए, है ना, उनका उपचय करने के लिए ये हमारा सांद्र जो गुण के द्रव्य हम यूज करते हैं, और इसमें हमारे पृथ्वी महाभूत की प्रधानता रहती है। लास्ट में जो हमारा द्रव गुण है ना, जिसे हम लिक्विड या फिर फ्लूइड बोलते हैं, आपको याद रखना है एक जो द्रव है और एक द्रव्य है। द्रव यानी कि कोई भी लिक्विड चीज, और द्रव्य यानी कि कोई भी हमारी सॉलिड चीज, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है जिस गुण में सर्वत्र व्याप्त फैलने की शक्ति हो वह हमारा द्रव कहलाता है। ये हमारा पित्त, कफ वर्धन होता है ना, धातु वर्धन और मल वर्धन भी होता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे जल और दूध, और ये हमारा यूजफुल होता है इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और इसमें जो हमारा जल महाभूत है उसकी डोमिनेंस रहती है ना। तो यहीं पर जो हमारे गुरुवादी गुण है वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे अगले गुण है वो पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।